ये बात तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे देश में फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचा। इस संघीय ढांचे की खासियत यह होती है कि इसमें ना तो केंद्र के पास पूरे पावर्स होते हैं और ना ही राज्यों के पास, बल्कि जो तीनों ही तरह के पावर्स होते हैं, फर्स्टली लेजिस्लेटिव पावर्स, सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और थर्डली फाइनेंशियल पावर्स, इन तीनों का ही डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण कर दिया जाता है केंद्र और राज्य दोनों के बीच में। इन थ्री टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स यानी तीन तरह के शक्तियों के वितरण को हमारे संविधान में डिस्कस किया गया है तीन अलग अलग जगह है। आर्टिकल 245 से लेकर के आर्टिकल 255 तक डिस्क्राइब किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियों के वितरण को, जबकि आर्टिकल 256 से आर्टिकल 263 तक डिस्क्राइब किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स यानी प्रशासनिक शक्तियों के वितरण को, और आर्टिकल 268 से आर्टिकल 293 तक डिस्क्राइब किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स यानी वित्तीय शक्तियों के वितरण को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में। बिल्कुल ही साधारण भाषा में कहूं तो आज हम ये स्टडी करने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स और कौन सी सिचुएशंस में कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र के पास और कौन से सब्जेक्ट्स और कौन सी सिचुएशंस में कानून बनाने का अधिकार आ जाता है राज्यों के पास। इस टॉपिक से रिलेटेड तमाम प्रोविजंस को मैं डिस्क्राइब करूंगा इस तरीके से कि आप इन्हें फिर कभी भूल ही नहीं पाए। हमारे संविधान निर्माताओं ने लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के काम को डील किया है तीन अलग अलग तरीकों में। पहले जो 5 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 245 से आर्टिकल 248 तक, वहां तो अलग अलग सब्जेक्ट मैटर्स दे दिए गए हैं केंद्र और राज्य दोनों को कि इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार होगा केंद्र को और इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार होगा राज्यों को। इस तरह से ये पहले 5 आर्टिकल्स तो हो गए एकदम सिंपल, जहां किसी कंफ्यूजन की कोई भी संभावना नहीं है दूर दूर तक। लेकिन अगले जो 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 249 से लेकर के आर्टिकल 252 तक, वहां पर सिचुएशन सिंपल नहीं होगी, बल्कि सिंपल की एकदम उल्टी यानी पूरी तरह से उलझी हुई होगी। क्यों? क्योंकि इन 4 आर्टिकल्स में बात होगी उन अलग अलग सर्कमस्टांसेस के बारे में जहां की स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है देश की पार्लियामेंट को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाए जाने पर पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर भी। उसके बाद जो अंतिम 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 253 से आर्टिकल 255 तक, वहां पर कोशिश की गई है इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची होती है, उसके किसी सब्जेक्ट पर जब केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना देते हैं अलग अलग, तो ऐसे में किसका कानून मान्य होगा, केंद्र का या राज्य का? इसी तरह के तमाम कंफ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश की गई है इन अंतिम 3 आर्टिकल्स में। तो यहां पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि पहले 5 आर्टिकल्स की हेडिंग है एकदम सिंपल, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं। फिर अगले 4 आर्टिकल्स की हेडिंग है सिंपल नहीं बल्कि बहुत ही उलझी हुई सिचुएशन, और लास्ट में अंतिम 3 आर्टिकल्स की हेडिंग है तमाम कंफ्यूजन को दूर करने वाले आर्टिकल्स। पहले
5 आर्टिकल्स में से जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 245, वो इतना ज्यादा आसान है कि इसको ध्यान में रखने के लिए आपको जरूरत नहीं है किसी भी तरह की कोई ट्रिक की। असल में आर्टिकल 245 रिलेटेड है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्रीय अधिकारिता से। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के पास अधिकार होगा पूरे भारत की टेरिटरी यानी पूरे देश के एरिया के रिलेशन में कानून बनाने का, और राज्यों को अधिकार होगा अपने अपने राज्य की टेरिटरी के संबंध में कानून बनाने का। यह तो हो गई बहुत ही सिंपल सी बात, लेकिन एक जो बहुत ही खास प्रोविजन है इस आर्टिकल का वो ये है कि पार्लियामेंट को इस आर्टिकल के तहत अधिकार दिया गया है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन यानी राज्य क्षेत्रातीत परिवर्तन का भी। इस अधिकार के मुताबिक पार्लियामेंट कानून बना सकती है इस तरह के लोगों या इस तरह की प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि भारत में सिचुएटेड नहीं है बल्कि भारत से बाहर हैं। बस इसके लिए एक ही कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि इस तरह के लोगों या प्रॉपर्टी का कोई रीजनेबल कनेक्शन होना चाहिए भारत के साथ। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए इंग्लैंड की एक कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड भी है इंग्लैंड में ही, लेकिन इसी बीच अपने बिजनेस के सिलसिले में वो कंपनी पार्टनरशिप कर लेती है एक इंडियन फर्म के साथ। कुछ समय बाद में हालात ऐसे बनते हैं कि उस कंपनी की जो ज्यादातर इनकम है वह होती है इंडिया से ही। तो ऐसे में सवाल यह बनता है कि क्या इस तरह की सिचुएशन में इंडिया या इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटीज का कोई जुरिस्डिक्शन बनता है उस कंपनी के ऊपर? किस पर्पस के लिए? इनकम टैक्स के पर्पस के लिए। तो इसका जवाब है जी हां, जरूर बनता है। क्यों? क्योंकि चाहे वो कंपनी इंग्लैंड की हो लेकिन उसकी इनकम का ज्यादातर जो हिस्सा है वो आ रहा है इंडिया से। तो ये एक रीजनेबल कनेक्शन हो गया उस कंपनी का इंडिया की टेरिटरी के साथ। इस तरह का कोई रीजनेबल कनेक्शन होते ही पार्लियामेंट को अधिकार मिल जाता है उस प्रॉपर्टी या उन लोगों के संबंध में कानून बनाने का। इस रीजनेबल कनेक्शन को ही लॉ या कानून की भाषा में नाम दिया गया है टेरिटोरियल नेक्सस का। तो अब आप समझ गए होंगे कि पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन का मतलब यह होता है कि जब भी भारत से बाहर सिचुएटेड किसी सब्जेक्ट मैटर का भारत की टेरिटरी के साथ कोई रीजनेबल कनेक्शन हो तो फिर हमारी पार्लियामेंट के पास पावर आ जाता है उसके रिलेशन में कानून बनाने का। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा पहला आर्टिकल था आर्टिकल 245 वह हो गया है कंप्लीट। यहां पर पहले 5 आर्टिकल्स में से जो अब अगले 4 आर्टिकल्स बच गए हैं उनके लिए जो आसान सा कीवर्ड आपको ध्यान में रखना है वो कीवर्ड है सुगर। तो इस कीवर्ड के जो पहले 2 लेटर्स हैं एस और यू, इनसे हमें प्राप्ति होगी अगले आर्टिकल की यानी आर्टिकल 246 की, जिसकी हेडिंग है सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट्स, यानी संसद और राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु। कहने का मतलब कि यह आर्टिकल हमें यह बताएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पर राज्य जो हैं वो कानून बना सकते हैं। इसी सवाल का जवाब देने के लिए इस आर्टिकल के तहत 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची में दी गई हैं टोटल 3 लिस्ट। लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, जिसमें दिए हुए सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार होता है केवल और केवल पार्लियामेंट के पास। लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची, जिसके सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार होता है सामान्यतया राज्यों के पास। और इसके बाद
सेवंथ शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची की तीसरी और अंतिम लिस्ट है लिस्ट 3, जिसे कि कहा जाता है कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। इसमें दिए हुए सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार होता है पार्लियामेंट और राज्य दोनों को ही। तो इस तरह से आर्टिकल 246 में तो बात की गई है सेवंथ शेड्यूल की 3 सूचियों या लिस्ट की। अब अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 246A, उसका हमें पता चलेगा शुगर के अगले लेटर जी से, मतलब कि ये रिलेटेड होने वाला है जीएसटी से। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक अगर किसी भी तरह की गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई इंटर स्टेट ट्रेड के दौरान होती है, इंटर स्टेट ट्रेड का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में होने वाला व्यापार, ठीक है। तो किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई इंटर स्टेट ट्रेड के दौरान होती है तो उस पर लगाई जाने वाली जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार होता है केवल और केवल पार्लियामेंट के पास। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 या 2 से अधिक राज्य इन्वॉल्व हो गए हैं, ठीक है, इसलिए। जबकि इंट्रा स्टेट ट्रेड के रिलेशन में, यानी ऐसा व्यापार जहां गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई केवल एक स्टेट के अंदर ही हो रही हो, उसके संबंध में जीएसटी के प्रोविजंस बनाने का अधिकार होगा पार्लियामेंट और उस रिलेटेड राज्य दोनों को ही। यहां पर ध्यान देने लायक बात यह है कि इस आर्टिकल को हमारे संविधान में जोड़ा गया था 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि लाया गया था 2016 में। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 247, उसकी हेडिंग हमें प्राप्त होगी शुगर के अगले लेटर ए से, यानी यह आर्टिकल रिलेटेड होगा एडिशनल कोर्ट्स या अतिरिक्त न्यायालयों से। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक देश की पार्लियामेंट अगर चाहे तो फिर वह इस्टेब्लिश कर सकती है कुछ नए एडिशनल कोर्ट्स। किस पर्पस के लिए? इस पर्पस के लिए कि जो कानून बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर या विधायिका के द्वारा, उनका बेहतर ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 248, उसकी हेडिंग हमें पता चलेगी शुगर के अंतिम लेटर आर से, मतलब कि यह रिलेटेड होगा रेजिडुअरी पावर्स या अवशिष्ट शक्तियों से। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक 7th शेड्यूल यानी 7वीं अनुसूची की जो 3 लिस्ट थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों ही तरह की लिस्ट में कोई सब्जेक्ट अगर कवर नहीं हो पाता है, यानी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इन तीनों ही लिस्ट में दिया हुआ नहीं है, तो इस तरह के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार होगा केवल और केवल देश की पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट की इसी पावर को बोलते हैं रेजिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, यानी अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अभी तक हम कवर कर चुके हैं आज की वीडियो के पहले 5 आर्टिकल्स, जो कि थे बिल्कुल सिंपल, जहां कोई कंफ्यूजन नहीं था दूर दूर तक, और बिल्कुल साफ साफ बताया गया था कि इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार होगा पार्लियामेंट के पास और इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार होगा राज्यों के पास। लेकिन अब जो अगले 4 आर्टिकल्स हैं वो सिंपल नहीं होंगे जरा से भी, बल्कि होने वाले हैं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या उलझे हुए, और इनके लिए जो कीवर्ड होगा वो भी होगा शुगर का बिल्कुल उल्टा। शुगर तो बहुत मीठी चीज हो गई, ठीक है, और अगले 4 आर्टिकल्स के लिए जो कीवर्ड होगा वो होगा बहुत ही ज्यादा कड़वा। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे देश के लिए आज तक की सबसे कड़वी चीज क्या थी, तो सबके मुंह से एक ही आंसर निकलेगा कि 1975 वाली नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपात। इस तरह से अगले 4 आर्टिकल्स के लिए हमारा कीवर्ड होगा
नेशनल इमरजेंसी बाय कंसेंट, यानी राष्ट्रीय आपात सहमति से। इस कीवर्ड से प्राप्त होने वाले चारों के चारों आर्टिकल्स रिलेटेड होंगे उन अलग अलग सिचुएशन से जहां की पार्लियामेंट को अधिकार मिल जाता है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के सब्जेक्ट्स पर भी कानून बनाने का। अगले चार में से पहला आर्टिकल है आर्टिकल 249, जिसकी हेडिंग हमें प्राप्त होगी हमारे ट्रिकी सेंटेंस नेशनल इमरजेंसी बाय कंसेंट के पहले वर्ड नेशनल से। तो इस तरह से आर्टिकल 249 की हेडिंग होगी नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित में पार्लियामेंट की स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने की शक्ति। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित में जरूरी होने पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर, लेकिन इसके लिए एक जो जरूरी शर्त पूरी होनी चाहिए वो ये है कि इस संबंध में एक रेजोल्यूशन यानी एक संकल्प पास किया जाना चाहिए राज्यसभा के द्वारा। कितने सदस्यों के बहुमत से? उपस्थित तथा वोट करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो इस तरह से ये रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास होते ही पार्लियामेंट के पास अधिकार आ जाता है नेशनल इंटरेस्ट के ग्राउंड पर स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 250, उसकी प्राप्ति हमें होगी हमारे ट्रिकी सेंटेंस नेशनल इमरजेंसी बाय कंसेंट के अगले वर्ड इमरजेंसी से। तो इस तरह से आर्टिकल 250 की हेडिंग होगी इमरजेंसी या आपात लगाए जाने पर पार्लियामेंट की स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाने की शक्ति। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी यानी आपात की उद्घोषणा होने पर पार्लियामेंट के पास यह पावर आ जाएगा कि अगर वह चाहे तो कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची के किसी भी सब्जेक्ट पर। पिछले 2 आर्टिकल्स में हमें इतना तो पता चल चुका है कि ये जो 2 सिचुएशंस हैं, फर्स्टली नेशनल इंटरेस्ट और सेकेंडली इमरजेंसी, इन दोनों सिचुएशंस में पार्लियामेंट के पास अधिकार आ जाता है स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का। लेकिन यहां पर जो एक बहुत बड़ा सवाल बन सकता है वो ये है कि इन दोनों सिचुएशंस में जब पार्लियामेंट को अधिकार मिलता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का, तो क्या बिल्कुल उसी समय राज्यों का जो अधिकार होता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का वो पहले की तरह ही बना रहता है या फिर उनसे ये अधिकार छीन लिया जाता है कुछ समय के लिए? इसका जवाब ये है कि नेशनल इंटरेस्ट और इमरजेंसी जैसी दोनों सिचुएशन में ही राज्यों का जो अधिकार है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बनाने का वो तो पहले की तरह ही बना रहेगा। तो अब इस स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है वो ये हो गया कि नेशनल इंटरेस्ट और इमरजेंसी लगाए जाने पर जो स्टेट लिस्ट के सारे सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास हो जाएगा, राज्यों के पास भी और पार्लियामेंट के पास भी। ऐसे में अगर किसी एक ही सब्जेक्ट पर पार्लियामेंट और राज्य अलग अलग कानून बनाते हैं तो किसका कानून मान्य होगा? इसी का जवाब दिया गया है हमें इस आर्टिकल में यानी आर्टिकल 251 में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक नेशनल इंटरेस्ट और इमरजेंसी इन दोनों ही तरह की सिचुएशंस में स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर बनाए कानून पर टकराव होने की स्थिति में पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा हर हालात में, और जिस पॉइंट पर राज्य द्वारा बनाया गया कानून पार्लियामेंट के कानून का विरोध करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर राज्य द्वारा बनाया गया कानून अमान्य हो जाएगा यानी इनवैलिड हो जाएगा।
अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 252, वो रिलेटेड है हमारे ट्रिकी सेंटेंस नेशनल इमरजेंसी बाय कंसेंट के अंतिम वर्ड कंसेंट या सहमति से। असल में यह आर्टिकल बात करता है उस तीसरी और अंतिम सिचुएशन के बारे में जहां की पार्लियामेंट को अधिकार मिल जाता है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक अगर 2 या 2 से अधिक राज्य ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट उनके लिए स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाए, तो इसके लिए उन राज्यों को करना होता है एक छोटा सा काम। उन सारे के सारे राज्यों को अपने राज्य विधानमंडलों से एक रेजोल्यूशन पास करवाकर भेजना होता है पार्लियामेंट के पास, जिसके बाद पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाता है कि उस रेजोल्यूशन में स्पेसिफाई किए हुए स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर वो कानून बना सकती है उन सारे के सारे राज्यों के लिए। तो इसी के साथ वो तीसरी और अंतिम सिचुएशन भी कंप्लीट हो गई है जहां पर कि पार्लियामेंट कानून बना सकती थी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आज की वीडियो के जो अंतिम 3 आर्टिकल्स हैं उनका काम है इस टॉपिक से रिलेटेड तमाम कंफ्यूजन्स दूर करने का। कंफ्यूजन्स दूर करने वाले इन तीनों आर्टिकल्स का पता हमें चलेगा हमारे कीवर्ड आप से। तो इस कीवर्ड को आप ऐसे ध्यान में रखेंगे कि कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी नहीं, बल्कि हमारा कंफ्यूजन तो दूर करेगी आप यानी आम आदमी पार्टी। ठीक है। अंतिम 3 में से जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 253, उसकी प्राप्ति हमें होगी हमारे कीवर्ड आपके पहले लेटर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड एग्रीमेंट से। ये आर्टिकल ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता है कि अगर हमारा देश किसी दूसरे देश के साथ कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट या इंटरनेशनल ट्रीटी करता है तो इस तरह के एग्रीमेंट या ट्रीटी को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी केवल और केवल देश की पार्लियामेंट के पास, और राज्यों के पास इस संबंध में कोई भी अधिकार नहीं होगा। अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 254, उसकी प्राप्ति हमें होगी हमारे कीवर्ड आपके सेकेंड लेटर ए से। मतलब इसकी हेडिंग में ए आएगा 2 बार, तो इस तरह इसकी हेडिंग होगी अलग अलग। यहां पर कहने का मतलब यह हुआ कि जो कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची होती है उसके सब्जेक्ट्स पर कानून बनाने का अधिकार होता है केंद्र और राज्य दोनों को ही। अब जब कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है तो जाहिर सी बात है कि टकराव होना तो बहुत ही नेचुरल सी बात है। तो ऐसे टकराव में किसकी चलेगी, केंद्र द्वारा बनाए गए कानून की या राज्यों द्वारा बनाए गए कानून की? इसी का जवाब दिया गया है आर्टिकल 254 में। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं और ये दोनों कानून किसी पॉइंट पर एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहे हों तो ऐसे में सामान्यतया तो पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। लेकिन फिर भी एक ऐसी कंडीशन है जो अगर स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्यों द्वारा बनाया गया कानून फुलफिल कर दे तो फिर उस राज्य में उस स्टेट द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। वो शर्त यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून न केवल प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए रिजर्व रखा जाए बल्कि प्रेसिडेंट की कंसेंट प्राप्त भी कर ले। ऐसा होने पर उस स्टेट में उस स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, फिर चाहे वह कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के अगेंस्ट में ही क्यों ना जा रहा हो। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने कुछ देर पहले जो आर्टिकल स्टडी किया था आर्टिकल 251, उसमें तो हमने ये स्टडी किया था कि स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर केंद्र और राज्यों के बीच में टकराव होता है
तो क्या होगा। और इस आर्टिकल में यानी आर्टिकल 254 में हमने ये स्टडी किया है कि कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के किसी सब्जेक्ट पर केंद्र और राज्यों के बीच टकराव होगा तो क्या होगा। इस तरह से आर्टिकल 251 बात करता था स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर हुए टकराव के बारे में, और यह आर्टिकल यानी आर्टिकल 254 बात करता है कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के किसी सब्जेक्ट पर हुए टकराव के बारे में। आज की वीडियो का जो अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल 255, उसकी प्राप्ति हमें होगी हमारे कीवर्ड आपके अंतिम लेटर पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड प्रीवियस सैंक्शन से। असल में यह आर्टिकल दूर कर देगा इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा लास्ट कंफ्यूजन भी। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक किसी कानून को सिर्फ इस आधार पर इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि उसको पास करने से पहले राष्ट्रपति या गवर्नर की प्रीवियस सैंक्शन या पूर्व मंजूरी नहीं ली गई हो, बशर्ते वो रिक्वायर्ड सैंक्शन उस बिल को पास करने के बाद में मिल जाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान में कई तरह के कानूनों के लिए यह जरूरी होता है कि उनको पास करने या सदन में इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट या गवर्नर की प्रीवियस सैंक्शन यानी पूर्व मंजूरी ले ली जाए। तो ऐसे में अगर वह सैंक्शन इस बिल को पास करने से पहले नहीं लेकर के अगर उस बिल को पास करने के बाद में ली जाती है तो इस तरह की चीजों का कोई असर नहीं पड़ेगा उस कानून की वैलिडिटी पर, मतलब वो कानून वैलिड ही रहेगा हर हाल में। तो इसी के साथ हमने सारे के सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियों के वितरण से रिलेटेड। जो 3 कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे उनको मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से। पहला कीवर्ड था बहुत ही मीठा जो कि था शुगर। दूसरा कीवर्ड था बहुत ही कड़वा जो कि था नेशनल इमरजेंसी बाय कंसेंट। और तीसरा कंफ्यूजन दूर करने वाला कीवर्ड था आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।